This school is low paying. They called it. स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके, देखिए ऐसे लिखने के लिए जो आर्ट्स और साइंस है ना, जो भी विज्ञान कला जो भी बोल दीजिए, बोलते हैं ना कुछ चीजों को, ऐसे भी उसी में से, जैसे कि इकोनॉमिक्स को बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज आर्ट एंड साइंस बोथ, वैसे ही ऐसे भी आर्ट्स एंड साइंस बोथ। तो उसके आर्ट और साइंस क्या क्या है ऐसे राइटिंग के समय, कुछ चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। आप में से कोई पढ़े इसको? Essay writing is both an art and science. While it can satisfy the creative urge of a good writer, it also needs discipline of the mind. It indeed a happy blend of intellect and creativity. It takes skill to organize the matter methodically. The following points may be kept in mind while writing an essay. ओके, वेरी गुड। कोई और इसको समझा दे प्लीज, एक्सप्लेन कीजिए कोई भी इसको, क्या है मतलब क्या है। अनुवाद नहीं करना है, जस्ट इसका आशय क्या है इस पैरा का। आपको इतना समय मत लीजिए प्लीज। सर हाँ, इसमें बस बोलिए। यही कहा गया है कि सर निबंध जो है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है, निबंध विज्ञान। लिखना। और बिल्कुल। सर उसमें एक लेखक वाले अच्छे गुण होने चाहिए और दिमाग संतुलित होना चाहिए, तभी आप अच्छा ऐसे लिख पाएंगे सीरियल वाइज। जैसा कि बिल्कुल सर मेरे साथ तो मैं पर्सनली अगर एक चीज ऐड करना चाहूँ तो सर डेटा तो बहुत सारा होता है, लेकिन मैं सीरियल भूल जाती हूँ, मैं कुछ भी कहीं भी घुसा देती हूँ और मेरे इसीलिए मार्क्स कट जाते हैं। तो उससे अवॉइड करना है, आप आंकड़े लिखो ही मत। जब अगर आपको जिस आंकड़े पे आप मतलब कंफर्म नहीं हो, आप पूरी तरह से उस पे मतलब विश्वास नहीं है, या फिर ऐसा है कि हाँ हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हैं आंकड़े, संभावित आंकड़े मत लिखो आप, तो एग्जैक्ट या फिर वहां पे लगभग वर्ड यूज किया जा करो। अच्छा, जी बिल्कुल सर। हाँ, सभी को समझ में आ गया इस पैरा का मतलब। अब द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग एन एसे। अब क्या क्या कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। फॉर्मेट ऑफ एन एसे, एसे के प्रारूप, जब लेख लिख रहे हैं तो उसका क्या प्रारूप होना चाहिए। सबको पता है घिसी-पिटी मतलब एकदम ट्रेडिशनल सी बात है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में अब ये प्लीज कोई सवाल मत पूछना कि सर हम इंट्रोडक्शन टॉपिक लिख करके फिर इंट्रोडक्शन लिखें या नहीं, ये ऑलरेडी बताया जा। हाँ, ये आप लोग के लिए ना बहुत मतलब हमारे लिए भी बहुत Repetitive मुश्किल question. प्रश्न हो जाता है। हाँ, और ये स्वेच्छा पे एकदम बिल्कुल अपने स्वविवेक पे निर्भर कर रहा है, तो ये प्रश्न मत पूछिएगा। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम दोनों के फायदे और नुकसान, प्रो कॉन्स क्या है, हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सर। आप स्वविवेक पे निर्णय लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, हर एक ऐसे के लिए इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। अब इंट्रोडक्शन वर्ड लिख करके, और इंट्रोडक्शन मतलब फॉर एग्जांपल कि चलिए आज का ऐसे हम टॉपिक करेंगे ना, उसमें ये बेसिक बातें जो है प्रैक्टिकल इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बॉडी ऑफ द एसे, नेक्स्ट पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी ऑफ द एसे। ऑल पॉइंट्स शुड बी प्रॉपर्ली डेवलप्ड। आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एंड अगेंस्ट द टॉपिक मे बी गिवन इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। अब आर्गुमेंट्स कुछ है उसके बारे में, उस टॉपिक के सपोर्ट में है और उसके अगेंस्ट में है। ऐसा, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट लिखे उसी लाइन में फिर उसी लाइन में अगेंस्ट में भी, एक पैराग्राफ में उसमें सपोर्ट लिख दीजिए उसके फेवर में जो भी है, और फिर उसके अगेंस्ट में जो कुछ बातें हैं आपके दिमाग में वो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख दीजिए, सो दैट कि क्लियर रहेगा। अगर कोई एवेलुएटर पढ़ रहा है तो आपके एक पक्ष को समझ ले, फिर आप दूसरी बार उसको काउंटर कर रहे हैं तो उसको समझ ले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लॉन्ग पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड। वैसे भी आपके पास परीक्षा में समय नहीं होता कि आपको लॉन्ग पैराग्राफ लिख सकें, फिर भी आप जितना भी समय है और जो भी लिख रहे हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि लॉन्ग पैराग्राफ्स ना हो, स्मॉल पैराग्राफ्स ही जरूर ही लिखें। कंक्लूजन, और लास्ट में क्या है, बॉडी ऑफ द एसेस हो गया, उसके एसे हो गया, उसके बाद में क्या है कंक्लूजन।
issues highlighted and arguments put forth in the body of the essay should be rounded off nicely. यहाँ पे आपको कंक्लूजन में आप ऊपर जो भी, जिसको हिंदी में उपसंहार बोलते हैं, सॉरी, तो लास्ट में आपको कंक्लूजन में जो भी है आप ऊपर उसका इतिहास, भूगोल जो भी आपने लिख दिया, फिर उसके बारे में बॉडी में आपने कुछ जानकारी दी, और लास्ट में आपका क्या नजरिया है वो आप लिखिए। अच्छा, एक चीज मैं स्पेशल यहाँ पे अभी याद आया तो मैं बता दूं कि जब भी आप अपना नजरिया, अपना व्यू लिखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अपना खुद का लिखते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में कभी भी आप लिखते हैं तो प्लीज एक सलाह है, चेतावनी नहीं है, सलाह है। इसलिए कि यह मैं पहले ही ऊपर बोल दिया कि आपके स्व विवेक के ऊपर निर्भर करता है और आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। ये बिल्कुल आपका मतलब सेल्फ कॉल है। हमारे सुझाव यह है कि आप लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी कंक्लूजन में ना ले जाए। किसी भी टॉपिक पे अगर लिख रहे हैं ऐसे, तो ऐसा ना लिखें कि गवर्नमेंट ने ऐसा गलत किया, वैसे गलत किया। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप लोग कोई भी कुछ भी ना लिखें। ये मेरा एक व्यक्तिगत रूप से सुझाव है, व्यक्तिगत रूप से मेरा सुझाव है। आपको इस पर विशेष मतलब मैं जोर देकर बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग अन्यथा ना लेंगे, सर ने ऐसा कहा और इसको कोट करके आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग उसको, मेरी बात को आप मतलब किस तरह से समझ रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन इम्प्रेसिव एसे। इस एक एसे में एसे के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ये सबसे नीचे है हमारा एक पॉइंट है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एन इम्प्रेसिव एसे। जस्ट लाइक अब इसको आप समझ लीजिए कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करने के लिए पहले तो क्या क्या चाहिए सामग्री, तो उस सामग्री के बारे में समझ लीजिए कि प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग टू राइट द एसे, नोट डाउन ऑल पॉइंट्स, फैक्ट एंड फिगर्स। हाँ, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। जैसे कि अनीसा जी आप बता रही थी कि हाँ आंकड़े जो है आप मिस कर जाती हैं एग्जाम हॉल में ना। जब भी आप ऐसे एग्जाम हॉल में आपके पास जब पेपर मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट जब मिल जाता है, उसके बाद ऐसे के टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिए सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग पैराग्राफ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। आप एक बार जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश के सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ करके वहां पे एक सिलेक्ट कर लीजिए कौन से टॉपिक पे आपको लिखना है, और उसके बारे में ना जो रफ वर्क के लिए जो स्पेस दिया गया होता है उसमें ना कुछ बातें जस्ट दिमाग में फैक्ट्स और पॉइंट्स के लिए बुलेट पॉइंट्स टाइप के कि क्या क्या चीजें आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट आ रहा है ना, जस्ट एक बार लिख लीजिए। उससे क्या होगा, उसके बाद आप अनुवाद में आगे बढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि जब तक आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं उस टाइम में आपका सबकॉन्शियस माइंड में ना प्रोसेस चल रहा होगा उस टॉपिक के बारे में, और आपके दिमाग में कभी भी कहीं भी कुछ भी पढ़े हैं उस टॉपिक के बारे में, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोर है वो सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करके और आपके सामने रख देगा। जब भी आप अनुवाद करते करते भी कुछ दिमाग में कुछ चीज आ गया, सेम टाइम पेज पलटिए और वहां पे अपना रफ वर्क के लिए जो वहां पे अपने पॉइंट्स लिखे वहां पे कुछ डेटा लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद आ गया, कुछ फिगर याद आ गया कि ये 1952 की बात है या 1947 की बात है या व्हाटएवर, या फिर कुछ आंकड़े आ गए कि हाँ यहाँ पे 1.5 करोड़ अमाउंट है या 1.5 करोड़ फिगर है, तो वहां पे 1.5 फिगर लिख लीजिए, सो दैट कि जब आप ये ऐसे लिखने आएंगे उस समय आप अच्छा से लिख सकते हैं, कटपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो आप लोग जरूर इसको मतलब प्रैक्टिस में लाएंगे। इनफैक्ट जब ये मॉक टेस्ट में भी इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। अच्छा, अ गुड बिल्डिंग नीड्स अ प्रॉपर स्केच। देखिए एक वर्ड है कि अगर एक अच्छा बिल्डिंग बनाना है तो प्रॉपर स्केच चाहिए। तभी आज के डेट में, हम पहले के जमाने में कुछ और होता था कि मतलब जो भी खास करके रूरल एरिया में जो मिस्त्री हैं, जो मैसन हैं, उनको
बोल दिया है कि हाँ हमें ये घर बनाना है, और वो अपने हिसाब से बोलता है कि ठीक है ये 2 बेडरूम रहेगा, एक लाइट रहेगा, एक बाथरूम रहेगा, वगैरह वगैरह, उसने बनाना शुरू कर दिया। उसका पिक्चर कहाँ पे है? उसके दिमाग में ही है। और हो सकता है कि एक्चुअल जो है उसके दिमाग में जो चल रहा है उस समय बदल गया, बनाते समय बताया कुछ और बन के आया कुछ और। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हम आर्किटेक्चर हायर करते हैं, उसको बोलते हैं भैया एक स्केच बनाओ और पूरा हमें ब्रीफ करो, यहाँ पे कितना स्पेस रहेगा, क्या स्ट्रेंथ रहेगा, क्या कॉस्ट आएगा, क्या लुक रहेगा बालकनी का, इसमें कौन सा कलर सुटेबल होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो वो एक स्केच तैयार करता है, और उस स्केच को ध्यान में रखते हुए आप बिल्डिंग बनवाना शुरू करते हैं। उसी बिल्कुल उसी कंटेक्स्ट में है कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको जब पॉइंट्स लिख देंगे ना, तो आपके दिमाग में एक स्केच तैयार हो जाएगा कि हाँ आपका जो ऐसे होगा उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे और क्या आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है। सिमिलरली अ गुड ऐसे नीड्स टू बी प्रॉपर्ली प्लान्ड, मेक ए प्रॉपर प्लान एंड एक्सिक्यूट इट वेल। देखिए कोई भी काम, जैसे कि आप लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्लानिंग के से चल रहे हैं, जिन्होंने प्लान कर लिया कि हाँ मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग जगना है और 2 घंटा पढ़ाई करने हैं, उसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, या जो भी करना है अपने मतलब दैनिक क्रिया में, दैनिक काम काज में लगना है, या ऑफिस जाना है, वॉटेवर, लेकिन 2 घंटा मुझे सुबह सुबह जरूर समय निकालना है। और कुछ लोगों का अनप्लान है, यार जब टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे, हम बात कर लेंगे, या फिर ऐसे लिख लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। और ये रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट के समय आपको दोनों का इम्पैक्ट पता चलता है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और फिर उसको एक्सिक्यूट कीजिए। प्लानिंग इन द सेंस कि मैं ऐसे राइटिंग की फिलहाल बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन की बात, प्रिपरेशन पे भी ये लागू है, लेकिन बात कर रहा हूँ मैं वी नीड टू डिस्कस द टॉपिक सर, आई रिक्वेस्ट यू टू कम। एक मिनट। चलिए एनीवे, मैं मैसेज तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये समझ गया जरूर कि आप चाहते हैं कि हम डायरेक्टली टॉपिक पे आए। नहीं सर, लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी नहीं है सर, क्योंकि ये हम इसे कंटिन्यू रखिए जानते सर। हैं, ये जानते हैं हम सब, लेकिन सर फिर भी हम इन चीजों को मिस कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एग्जाम्पल्स के साथ में रिलेट करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल लैंग्वेज, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि चाहे अनुवाद हो ऐसे हो, हमेशा आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स अवॉइड कीजिए, हमेशा सिंपल वर्ड्स लिखिए। अगला पॉइंट है फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने चर्चा किया है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पंच एंड lend weight to the arguments. Only correct and relevant facts should be incorporated in the essay. देखिए अगर करेक्ट है तब तो उसको इसमें जरूर लिखिए, अगर करेक्ट नहीं है, अगर आपको डाउट है, प्लीज अवॉइड इट। रेलिवेंट फैक्ट्स, जिस फैक्ट्स के बारे में आपको बिल्कुल जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स है, आपको पता है कि हाँ ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है, रेलिवेंट है, तभी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। अदरवाइज लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कहीं की बात और कहीं पे जाकर के जबरदस्ती आप इसको जोड़ रहे हैं। एक्सट्रीम व्यूज मस्ट बी अवॉइडेड। एक्सट्रीम व्यूज, देखिए मैं अब पास शुरू में ही मैं बताया था, एक्सट्रीम व्यू मतलब क्या होता है, उसको हम गरम दल और नरम दल इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, तो जो बिल्कुल सर। एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, तो ये जो है मतलब यहाँ पे एकदम बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि निगेटिव से, मतलब कुल मिला के पॉइंट ये है कि निगेटिव व्यू में नहीं जाना है। निगेटिव आप कभी भी लिख रहे हैं तो निगेटिव चीजें आप मत लिखिए। कई बार आप लोग बोलते हैं कि सर ये हमारे तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी भी तो चाहिए ना, उस पर भी ध्यान दीजिए। व्यूज एक्सप्रेस शुड बी अनबेस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड। अनबेस्ड होकर के मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब खास करके ये मतलब कुल मिला के मेरा ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, एक्सट्रीम व्यूज मस्ट बी अवॉइडेड एंड व्यूज एक्सप्रेस शुड बी अनबेस्ड एंड प्रेजुडाइज्ड, दोनों का एक ही मतलब है कि कभी भी आप, मेरे आशय से मेरा जो तात्पर्य है कि कभी भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ना लिखें, और बिल्कुल मतलब गर्म होकर के, मतलब बिल्कुल गुस्से में आकर के या किसी टॉपिक पे नाराज होकर के ऐसा नहीं लिखना है, बिल्कुल अनबायस्ड होकर के, कूल रह करके लिखना है। कोहेरेंस एंड क्लैरिटी, जो भी लिख रहे हैं, जैसे कि मैं तारतम्यता जो है होनी चाहिए,
जो दो सेंटेंस है, दो पैराग्राफ है, एक दूसरे से रेलिवेंट होना चाहिए और टॉपिक के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए, टॉपिक से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। Continuity must be maintained. Haphazard approach should be avoided. Precision and clarity must be ensured. समझ गए होंगे आप सभी? हाँ, ये बिल्कुल लिख सकते हैं ब्रह्मानंद जी कि गवर्नमेंट के आपके हिसाब से, आप उसको अपने शब्दों में लिखिए कि मेरे हिसाब से या इन अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, गवर्नमेंट शुड डू दिस थिंग। अच्छा, ये करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, ऐसे करके लिखिए। चलिए, और प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग टू राइट, सेम हो गया क्या? सर फिर से शुरू हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, बस इसको 5 मिनट में हम निपटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एसेस कितने टाइप के होते हैं, जस्ट मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो डिस्क्रिप्टिव एसेस होता है, और जो आप लोग लिखते हैं ऐसे, जो एग्जाम का पैटर्न है, ऑलमोस्ट सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे की कैटेगरी में ही आते हैं। और इसमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिए। बाकी इसके बाद वो आगे पॉइंट है, जस्ट उसके बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया मैं देते जाऊंगा और आप हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या होता है कि आपके पास जो भी टॉपिक है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ऑन साइंटिफिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, करंट टॉपिक्स should contain relevant facts and figure. For example, describing a historical moment would entail providing information about its geographical location, the year of its construction, the person who got it built, the details pertaining to its design and architectural beauty or its weaknesses, and most importantly, the story or the legend behind its construction. आप लोग समझ गए होंगे, इसका से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग याद रखिए कि ये जो है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि यही डिस्क्रिप्टिव एसे ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बाकी आगे जैसे फॉर एग्जांपल बायोग्राफिकल एसे, बहुत कम चांसेस होते हैं बायोग्राफिकल एसेस के बारे में, या फिर हमारे कोई लीडर्स हैं उनके बारे में कुछ कभी टॉपिक आ गया कि इनका व्यूज लिखिए या इनके बारे में लिखिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम हम एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव एसेस ही आते हैं। नैरेटिव एसेस, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, इवेंट्स, इतिहास के हिसाब से आपको अरेंज करने की जरूरत होती है। हालांकि इस प्रकार के ऐसे शायद ही हमें पूछे जाते हैं। ये सब यूनिवर्सिटीज में एग्जाम वगैरह के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कई बार पूछे जाते हैं, या फिर आपके इसमें यूपीएससी वाला, यूपीएससी से जो पूछा जाता है एग्जाम, उसके लिए उसमें लिखे जा सकते, उसके लिए पूछे जा सकते हैं। रिफ्लेक्टिव एसेस, ये क्या होता है? ये आपका एक संस्मरण टाइप का होता है। इसमें आपका पर्सनल, इमोशन, ऑनेस्ट और थॉट्स, मेमोरीज, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और 5वां है इडियोमेटिक एसेस। अब इडियोमेटिक एसेस के लिए जस्ट ये आपके लिए रेलेवेंट भी है। रेलेवेंट इसलिए है कि कुछ लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं ऐसे लिखते समय, या फिर अनुवाद में भी कई बार यूज करते हैं, तो उनके लिए विशेष है कि जब भी आप किसी भी ऐसे में आप इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। लेकिन लास्ट सेंटेंस एक बार जरूर आप लोग पढ़ें कि while writing an idiomatic essay, one should have a clear understanding of the meaning of the idiom. उसका आपके पास जानकारी होना चाहिए, उसका स्पष्ट मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। अदरवाइज द होल ऐसे विल गो इन हेवायर। हेवायर का मतलब सर व्यर्थता वाले सेंस में, एग्जैक्ट नहीं हाँ, पता। बिल्कुल 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 आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब हे वायर का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। इसीलिए मैं एक, मतलब अब ईडीएम से बात हो रही थी कि मतलब जिसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है और देखने में कुछ और होता है, तो यहाँ पे भी हे वायर एक वर्ड मैंने लिख दिया कि हे वायर का मतलब होता है ट्रैक से आउट ऑफ कंट्रोल होना या ट्रैक से अलग जाना। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा आपका, ऐसे ट्रैक से अलग हो जाएगा, फिर आपको मतलब आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। चलिए, ये तो हो गया बेसिक सी बातें। अब हम आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं आज के टॉपिक के बारे में।
तो मैं अभी प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ और आप लोग बताएं क्या क्या इसके बारे में। हाँ, आज का टॉपिक क्या है? स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। प्रोग्राम। ठीक है, तो समय ज्यादा ना लेते हुए 2-2 मिनट जिन लोगों ने जो भी जानकारी इकट्ठा की है, प्लीज आप बताने का कष्ट करें। किसी ने कुछ नहीं पढ़ाई किया? सर बेसिक चीजें ही हैं कि सर सबसे पहले जो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम था उसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। उसके बाद से काफी चीजें बीच बीच में होती रही, बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्चेस और ये सब। सर उसके बाद में गगनयान का लक्ष्य रखा गया 2018 में कि ठीक है। 22 तक लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक तो वो हुआ नहीं है। इसी बीच सर चंद्रयान के 3 वो हो चुके हैं लॉन्च, उनमें से तीसरे वाले में हमें पूर्ण सफलता मिल पाई है, जो कि इसी वर्ष लॉन्च हुआ। सर बस इतना ही। और इसके साथ साथ सर इंडिया ने जो स्पेस सैटेलाइट अपना खुद का सेट करने के लिए 2035 का लक्ष्य रखा है, ये भी उसमें इसका अचीवमेंट है कि 2035 तक अपना एक स्पेस हो जाएगा इंडिया के नाम से। सर स्पेस टेक्नोलॉजी में या फिर स्पेस साइंसेस के बढ़ोतरी के साथ साथ हमारे पास एक चैलेंजेस और आ गए हैं कि स्पेस वॉर इन फ्यूचरिस्टिक सेंस में स्पेस पे या फिर हमारे कंट्री के जो सैटेलाइट्स हैं उन पे अटैक करके हमारे चीज़ों को काफ़ी हैम्पर किया जा सकता है। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट इत्यादि पे अगर अटैक होता है तो उससे हमारे सारे कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो ठप हो सकते हैं और ये एक मैसिव नेशनल थ्रेट हो सकता है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स भी अपने तरीके से तैयार हो रही है। इसी के क्रम में उनका नाम भी बदलने का एक प्रस्ताव सरकार के पास आया है, जिससे कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स का नाम बदल के इंडियन एयर एंड स्पेस फ्रंटियर करना चाहिए, ताकि वो जो हम अभी तक एयरफोर्स का मतलब समझते थे कि हमारे स्काई को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अब इसमें नया डायमेंशन भी ऐड हो गया है जिसमें स्पेस भी आता है, तक जाएगा। क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना एयरफोर्स का ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। ये भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में सारा कुछ अब सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है, तो वो हमारा एक नेशनल एसेट है जिसको प्रोटेक्ट करना भी हमारा ही जिम्मेदारी है। ठीक है, और कोई? सर इसके साथ साथ ये भी ऐड कर सकते हैं इसी में कि इसकी जो भी भैया ने खतरा बताया उसकी जड़ में टोटली साइंस और तकनीक का गलत प्रयोग, एआई का गलत प्रयोग, ये सब चीजें। ओके। सर मैंने जो एक नोट्स बनाए थे उसमें मैंने लिखा था जैसे इसरो के एक्सीलेंट जो इनोवेशन थे उसके बारे में भी लिखा हुआ था, जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, व्हीकल टेक्नोलॉजी, लूनर मिशन, इंटरप्लेनेटरी मिशन और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो इसके अंदर भी जैसे पीएसएलवी है, जीएसएलवी, ये सब भी थोड़ा पढ़ा था। इतना वेरी गुड। मैंने ये 3-4 का नोट्स बनाया था, इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में बनाया था। तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है जो करंट में थोड़ा वो नहीं समझ में आ रहा है। और हिस्ट्री में जैसे कि सबसे पहले किसने किया था ये भी थोड़ा बहुत 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है। बताइए प्रकाश डालिए, हिस्ट्री में क्या 2-3 लाइन आपने लिखा है, बताइए सबको पता चले। हिंदी में मैंने इसका लिखा हुआ है, 7 जून 1979 को भारत का अपना उपग्रह अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया। यह भारत की अंतरिक्ष विजय की पहली उपलब्धि थी। इसके बाद 1981 में रोहिणी तथा सफल उपग्रह श्रीहरिकोटा नामक स्थान से छोड़े गए। इसके बाद मैंने लिखा रूस ने पहले ज्योति आकाश में छोड़े, उसने सर्वप्रथम लाइका नामक कुटिया को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा। 3 अप्रैल 1984 के ऐतिहासिक दिन भारत का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, वह थी राकेश शर्मा। इतना शॉर्ट में ही कर दिया था मैंने क्योंकि ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। आपको उन्होंने शब्द पे भी ध्यान देना है। टोटल शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। तो 500 प्लस माइनस 10%, मतलब आपका 450 से
450 से कम नहीं होना चाहिए और 550 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इन बातों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जी, तो ये उसका काम मैंने ये ये जो ये बनाया था लूनर मिशन से, ये सब तो मैंने थोड़ा बॉक्स कर करके बना दिए थे कि जैसे एग्जाम में अगर लेट होगा और वर्ड्स कम ज्यादा हो जाएंगे तो इसको डायग्राम जैसे बनाकर कर देते हैं ना, क्या बोलते हैं, चार्ट, वैसे करके इसको एक्सप्लेन करके इसको खत्म करके और एक्स्ट्रा कंटेंट लिख देंगे, ऐसा करके। ओके, चलिए अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, और कोई कुछ पढ़ाई किया है, कुछ जानकारी दे सकते हैं इसके अलावा? नहीं। सर इसमें आदित्य L1 मिशन के बारे में भी जोड़ सकते हैं ना सब, किस अच्छा, तरह भी सक्सेसफुली चलिए। उसको भी लॉन्च किया गया। जी बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल। सर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी इसमें जोड़ा जा सकता है, सर वही क्योंकि जो लागत वगैरह वाला। सर पूरे दुनिया के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करने की इच्छुक कंपनियां या फिर छोटे देश हैं वो आज इसरो की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सबसे किफ़ायती सैटेलाइट लॉन्च करने की भी इसमें काबिलियत है और काफ़ी इफेक्टिव भी रहा है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्ट पीएमओ से गाइड होता है। ये सारी बातें भी इंक्लूड की जा सकती है सर। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों और ने सर मैंने तो मूवी में ही देखा था एक, सर वो मंगलयान करके एक जो मूवी आई थी सर, उसमें किफायत का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया था कि जो महिला वैज्ञानिक थी वहां पे, उन्होंने पूड़ियाँ बनाने में जो विधि यूज की थी उन्हें उसी को यूज करते हुए वहां पे फ्यूल बचाने की मतलब वो लाई गई। ओके, मतलब कुल मिलाकर के आप लोग जो बात कर रहे हैं अब उन्हीं को, मतलब मैं अलग से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। जो आप लोग अभी 2 4 सब 10 सब टॉपिक पॉइंट्स जो भी बताए हैं, उसी पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, उसी पॉइंट्स पर अगर हम चर्चा करें, तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, किस टाइप के, जस्ट पॉइंट्स बताइए, मतलब स्टोरी मुझे नहीं चाहिए, आप बताइए पॉइंट्स क्या क्या चीजें हम बैकग्राउंड आई मीन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, कौन कौन सी बातें इंट्रोडक्शन में शामिल किया जा सकता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख सकते हैं कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इसरो इन 1969। ओके, ठीक है, मतलब कुल मिला के उसका इतिहास, मतलब उसका हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जी उसके सर, बारे और में। सर उसी क्रम में जो जो चीजें हम अभी तक तकनीकियां हासिल करते गए वो भी इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि हमने इस क्रम में आज तक ये चीजें अचीव की हैं। वेरी गुड। About first satellite launched by ISRO, Aryabhat, April 1975। नहीं, इसको आप कैटेगराइज कैसे कीजिएगा, पहला तो एक तो होगा इंट्रोडक्शन। अब आप जो बता रहे हैं वो तो इंट्रोडक्शन में आएगा या मेन बॉडी में आएगा? तो बॉडी में आ जाएगा। हाँ, मैं अभी बात कर रहा था इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या लिख दिया कि कब शुरुआत हुई, इसरो के स्थापना के इसरो- साथ इंडियन स्पेस हाँ। प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। वेरी गुड। सर उनके ऊपर जो मतलब बार्क का नाम वाला भी पूरा उसमें मेंशन कर सकते हैं कि उन्हीं के नाम पे ही बार्क का भी नाम बार्क पड़ा है। राइट, हाँ। तो ये 2 3 पॉइंट्स जो आप लोग बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम किस में मेंशन कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन में आप इस प्रकार के किसी जैसे कि हम एक्सप्लेन जब मैं कर रहा था, उसमें एक जगह आया था कि जब किसी इस टाइप के मतलब हिस्टोरिकल या फिर एजुकेशनल या किसी संस्था के बारे में हो, तो हम क्या करते हैं कि उसका हिस्ट्री, उसका किसने बनवाया, ये सब चीजें उसमें था ना, कब जी सर। स्थापित किया गया। हाँ, तो ये सब फैक्ट्स जो है आपके पास है तो आप जरूर लिखें, नहीं फैक्ट्स है तो फिर उसको मतलब फैक्ट्स न लिख करके फिर बाकी जो भी जानकारी है उसके बारे में, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कुल मिलाकर के मेरा आशा है कि आप इस प्रकार के संस्था के बारे में कुछ आ गया या फिर किसी संस्था से रिलेटेड या किसी भी आर्कियोलॉजी या किसी हमारे जो आई मीन
किसी संगठन से रिलेटेड कुछ टॉपिक है तो उस संगठन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दीजिए, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें जरूर लिखिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कब हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया। अगर लागत के बारे में कुछ जानकारी है तो मैं जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ, यहाँ पे लागत की बात तो नहीं होगी, इस कॉन्टेक्स्ट में लागत जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें इन्वॉल्व हो जाए, आई मीन इसमें लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा। उसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसके मेन बॉडी में कुछ लिखेंगे उसके बारे में, हमने अभी तक क्या क्या चीजें, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम प्रयोग किए हैं। आप लोगों ने जैसे बताया कि अब PSLV GSLV की बात हो रही थी, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। GSLV और PSLV है क्या, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स दो हैं, अब दोनों के बारे में आपके पास थोड़ी बहुत अगर जानकारी है तो वो लिख दीजिए कि दोनों की क्या क्या टेक्नोलॉजी है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है? पोलर लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। राइट राइट, हाँ, पहले लॉन्च नहीं है, पहले पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। ओके, और GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। G स्टैंड्स फॉर जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वेरी गुड। तो इसके बारे में आप, अच्छा, इसके बारे में आप लोग लिख दीजिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे रिकॉर्ड में। का भी वर्णन कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत सारे एक साथ में उपग्रह छोड़े थे। सर वो मुझे एग्जैक्टली मतलब संख्या याद नहीं आ रही है वो, पर 108 था शायद। वही, जब संख्या नहीं आ रहा है तो बल्क में आप लार्ज इन नंबर्स हाँ, कि ऐसे सबसे करके हम ज्यादा उपग्रह एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है, या भारत के भारत अंतरिक्ष के नाम मिशन। पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन शब्दों को आप, आंकड़े नहीं है तो आप थोड़ा सा आपको मतलब शब्दों से खेलना पड़ेगा और अपनी बात को रखनी पड़ेगी, सो दैट कि वो इनकरेक्ट भी ना हो, मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप वो गलत ना हो किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, और आपकी बात भी आप रख सकें। इस प्रकार से आपको शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा। तो आप उसमें अब फिगर्स नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं कि हम अधिक संख्या में, इन लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा जो जो मिशंस हैं, मंगलयान, चंद्रयान, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लिख देंगे। तो पहला क्या हो गया मेन बॉडी में कि हमने अपना PSLV और GSLV के बारे में लिख दिया, उसके बाद मंगलयान के बारे में लिख दिया, उसके बाद हम चंद्रयान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो जनरल सबको पता है। मैं इस तरीके से मैं मतलब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिसके बारे में अगर आपने आधा अच्छा से स्टडी नहीं किया है, आंकड़े फैक्ट्स एंड फाइंड्स आपके पास नहीं है, फिर भी आप लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें जो हैं आपके पास इजिली अवेलेबल है। थोड़ा सा मतलब माइंड हंट करने की जरूरत है। अच्छा, उसमें फिर ये नाविक करके इनका वो है, सिस्टम है। नाविक का मतलब होता है नेविगेशन, इंडियन कॉन्स्टेलेशन, NAVIC, नाविक करके एक स्कीम है, एक इनका सिस्टम है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और इसके बाद, अच्छा, अभी थोड़ी देर में बात कर रहे थे आप, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हेडिंग डाल करके भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि हमारा ये सर सबसे पहले रशिया के साथ और ये सब वाली चीज। राइट राइट, किस किस हाँ देश सर, और के साथ। 2020 के व्योम मित्र का भी जिक्र कर सकते हैं, जो अर्ध मानव रोबोट है, कि पहले 2 मिशन उसके साथ में किए जाने तय किए गए थे। राइट सर वो न्यू स्पेस लॉन्च सेंटर बन रहा है, वो भी लिख सकते हैं ना? हाँ, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपके पास आपके दिमाग में फैक्ट्स है और तमिलनाडु कंफर्म है, में। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी फैक्ट्स आपके पास हैं और कंफर्म है कि हाँ ये फैक्ट्स जो, मतलब सोर्सेस सही होने चाहिए, आपके पास जानकारी जो भी है वो सही होना चाहिए। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, आपको ये ध्यान रखने की। तो ये सारी चीजें लिख दिए। अब इतना जब लिखिएगा तो मेरे ख्याल से आपका स्पेस जो आपका वर्ड लिमिट है ऑलमोस्ट
70 to 80% हो जाएगा। इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी जब लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी हम जिन टॉपिक पे जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं मैं उतना ही बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एडवांस आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं एक पर्सन टू पर्सन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल इन जनरल में बात कर रहा हूँ। इन जनरल जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं इस सत्र में जितने भी लोग 50 लोग अगर हैं तो 50 के 50 लोगों को इसके बारे में जरूर जानकारी होगी, इन सभी पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लास्ट 80% जब हो गया तो लास्ट के 20% में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन में फिर हमारा इंडिया का अचीवमेंट जो है उसको हम लिख सकते हैं, अभी तक हमने इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है एक ब्रीफ हम लिख सकते हैं। तो मैं तो मेन आपके बॉडी में सामने, थोड़ा चुनौतियों वाला भी देना सही रहेगा या फिर? हाँ देखिए आप लिख सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मैं बोला कि नहीं होना चाहिए, जो आपको बिल्कुल बिल्कुल क्या क्या, हाँ ये आप सोसाइटी के ऊपर क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे इस जो ग्लोबल जो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उसका भी इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं। स्पेस वार जो वर्ड एक हमारे ही कोई प्रतिभागी यूज किए थे, स्पेस वार की बात किए थे, तो ग्लोबलाइजेशन से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसको अब ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जिसको बोलते हैं, तो उसको भी हम आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में भी 2-4 लाइन लिख सकते हैं कि उसका क्या इन कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन में रेलिवेंट तथ्य फैक्ट जो है, जो भी तथ्य हैं जो उससे उससे मिलता जुलता है, उससे मतलब संबंधित है, रेलिवेंट में संबंधित तथ्य तथ्य जो भी है उसको आप यहाँ पे लिख के आगे बढ़ बिल्कुल सर वही जैसे कि भारत विकासशील देश है, अभी तक उतना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है, लोगों के पास संसाधनों की कमी है, तो लोग साइंस के क्षेत्र में जाना भी कम ही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नई जो युवा पीढ़ी है वो तो सर उन्हीं चीजों में फंस के रह गई है कि नौकरी चाहिए है, वहां पे है कि तुम्हें लंबी रिसर्च करनी पड़ेगी, उतनी हर किसी के पास में चीजें नहीं है अवेलेबल। दूसरी बात सर, अगर हम अंतरिक्ष में मानव को भेजने की चीजें करते हैं तब सर उस टाइम पे कि उनके पोषण का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, उस पे बहुत सारा एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब भी अभी कहीं ना कहीं हम अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं होते हैं। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सभी को विजिबल है ना? यस सर, विजिबल सर। चलिए ठीक है, बस तो कुछ कुछ चीजें आप लोग पढ़िए और समझते जाइए। आप लोग अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं और एक मतलब एक ऐसे आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर एक स्पेसमेन जिसको बोल सकते हैं, सैंपल ऐसे मैं आपके सामने स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार इसको पढ़िए, समझिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए हैं वो सारी उन सभी बिंदुओं को यहाँ पे समाहित किया गया है या नहीं किया गया है। और ये इसमें कुछ स्पेसिफिक या कुछ अलग से तो ऐसे शब्द नहीं है जो कि मतलब व्यक्ति विशेष को ही पता है। सर जितने भी ऐसे के कंटेंट दिया गया है वो पीडीएफ फॉर्म में यहाँ मिलेगा, देखते हैं या तो ग्रुप में डाल देंगे नहीं तो इंडिविजुअल सबको भेजने का प्रयास करते हैं। चलिए फिलहाल इस पे टॉपिक पे बात करें। कृपया आप लोग एक टॉपिक से इधर उधर ना जाएं। जब हम क्लासरूम में है, मनोमन जी से बता रही हैं क्लासरूम में है, तो हम फिलहाल इस सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा उसमें आपको जो भी डाउट्स हैं आप लोग उसमें उस पर चर्चा कीजिए। एक बार कोई भी पढ़े इसको स्क्रीन पे जो दिख रहा है। Yes, sir. Space Programs of India. India's space program, A Journey Beyond the Horizon, has emerged as an excellent example of scientific and technological. सर ये ब्राउजेस है कि पावर्स है? Progress. This is Provis. सर मैंने ये वर्ड नहीं सुना है या पढ़ा है। Marking significant milestones and achieving remarkable feats since its inception, the Indian Space Research Organization. ओके, मतलब समझाइए इसका जितना आप समझ पा रही हैं।
इंसेप्शन तक बताइए, यहाँ तक मतलब बताइए। प्रोग्रेस का मतलब होता है समृद्धि, टेक्नोलॉजिकल विकास, समझ सकते हैं इसको, वृद्धि, ग्रोथ, समृद्धि के सेंस में आप इसको समझ लीजिए और बताइए फिर। कौशल भी सर, जी कौशल बोल सकते हैं, प्रोग्रेस। देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बगल में है, टेक्नोलॉजी के बाद प्रोग्रेस वर्ड लिखा है, तो तकनीकी कौशल यहाँ से डेवलपमेंट से इसका जो कनेक्शन है, इसका जो अर्थ है वो डेवलपमेंट से है, समृद्धि से है। ओके सर। बताइए अनिशा जी। सर ये कि Explain भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो वैज्ञानिक और तकनीकी समृद्धि और जो भी हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और मतलब हमने इसकी शुरुआत से हासिल की हैं उसको मतलब सर क्षितिज से दूर तक ले जाने वाला एक यात्रा है, क्षितिज Beyond से the horizon. आगे तक सर, मतलब इस दुनिया से दूर जैसा वाला। ऑब्वियसली वो नाम हम ही नहीं स्पेस बता रहे। हाँ, धरातल से परे। हाँ, इंडिया स्पेस प्रोग्राम और जर्नी बियॉन्ड द हॉरिजॉन, मतलब ये अब जैसे मूवी का नाम होता है ना इंसाफ, द फाइनल जस्टिस, अब इंसाफ वही है, फाइनल जस्टिस वही है, ठीक है। हाँ, तो वही इंडिया स्पेस प्रोग्राम मतलब क्या है, जर्नी बियॉन्ड द हॉरिजॉन, मतलब इस धरातल से दूर की जर्नी है, यात्रा है, क्षितिज से परे की यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पे साइंटिफिक की बात हो गई, तकनीकी की बात हो गई और उसकी समृद्धि की बात हो गई, और हमने जब से शुरुआत से लेकर के आज तक हमने जो सफलताएं प्राप्त की हैं उसकी बात हो गई। और यहाँ पे आपने एक वर्ड आप लोग एक चीज जरूर नोटिस करें और इसको दिमाग में डालें कि इंट्रोडक्शन वर्ड जो है कहीं नहीं लिखा हुआ है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। ये क्या है, हमारा एसे का टॉपिक है, एसे का टॉपिक हमने लिख दिया और यहाँ से हमने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, लेकिन इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखा और लिखना भी नहीं है। जो लोग भी जिनके दिमाग में भी इस प्रकार का थोड़ी सी भी संदेह हो, कृपया उस संदेह को दूर करें और आप लोग यहाँ पे रखें कि ये वर्ड जो है आपको नहीं यूज करने हैं, इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखने हैं, ठीक है। चलिए जी सर, थैंक यू सर, ये क्वेश्चन मेरे मन में था, आपने उत्तर दे दिया है इसका। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके मतलब संभावित प्रश्नों के उचित उत्तर मैं दे सकूं। चलिए पढ़िए, कोई और पढ़िए, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Indian Space Research Organization, ISRO, founded in 1969, has played a pivotal role in propelling India into the League of Space-faring Nations, with a focus on peaceful space exploration and the utilization of space technology for societal benefits. India's space endeavors have garnered global acclaim. समझ में आया कुछ? मैं क्या बोल रहा है कि ऐसे आपको शब्दों का खेल है, थोड़ा सा मतलब इजी, सारे सिंपल शब्द हैं और जो मतलब मीनिंगफुल हो उस टाइप के शब्दों का प्रयोग करने हैं। और अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि इंडिया जो इसरो है हमारा, वो कब उसकी शुरुआत हुई थी, 1969 में, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बारे में, अब ये मैं उन लोगों के लिए मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ जिनके जो अभी आप लोग बोल रहे थे ना कि सर फैक्ट्स नहीं मालूम है आपको। फैक्ट्स इतना, अगर इसरो टॉपिक है, इसरो के बारे में आपको फैक्ट्स मालूम है कि 1969 में हुआ था शुरू, उसका मतलब न्यू रखा गया था या उसका प्रारंभ 1969 में हुआ। अच्छा, अब उसके बारे में उससे क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, बस एक ब्रीफ हमने लिख दिया यहाँ पे। इसमें किसी फैक्ट्स की बात जरूरत नहीं है। आप जो स्क्रीन पर जो भी शब्द देख रहे हैं, सारे शब्दों से आप लोग वाकिफ हैं। तकनीकी की बात हो रही है यहाँ पे, उस तकनीकी से क्यों, आखिर इसरो की जरूरत क्यों है, हमें स्पेस में हम इतने उपग्रह सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्या जरूरत है? तो हमारे सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए है और हमारे ग्लोबल मतलब विश्व में हमारी जो शक्ति है या फिर हमारा जो उपलब्धि है वो विश्व तक पहुंचे।
विश्व के अग्रिम देशों में हम अपना स्थान बना सकें। तो इन शब्दों के बारे में आप सबको पता है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है, फैक्ट्स जो है, सबको पता है। केवल इसमें क्या है, फिगर्स नहीं है, इस फैक्ट्स में क्या है, फिगर्स नहीं है, और ये फैक्ट्स आप सबको पता है और आप अच्छा से इसको अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। आप लोग जो बात कर रहे थे ना, जस्ट देखिए, आप अभी आप में से किसी ने बोला कि विक्रम साराभाई ने इसको को इसका जनक कहा जाता है। यहाँ पे सेम आपके वर्ड को ही लिखा गया है, थोड़ा सा अलग शब्दों में, या मेरे ख्याल से हूबहू, ऐसे हूबहू भी बोल सकते हैं कि हूबहू आप जो शब्द बताए उसी शब्द को यहाँ पे लिखा गया है। Am I right? यस सर। जी सर। जी सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट कोई और इसको पढ़ें। Historical background. The genesis of India's space program can be traced back to the establishment of the Indian National Committee for Space Research in एक लाइन में in 1962. Dr. Vikram Sarabhai, often regarded as the father of the Indian space program, envisioned. उसका आगे बढ़ते हैं। तो इसी, क्योंकि मैं जूम करके रखा हूँ सो दैट कि आप सभी को स्क्रीन अच्छा से दिख सके। थोड़े थोड़े ही पढ़ के आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पे समझ में एक, यहाँ पे जेनेसिस वर्ड लिखा हुआ है। जेनेसिस का मतलब सर उत्पत्ति, उद्भव, शुरुआत, इवोल्यूशन। राइट। तो यहाँ पे इस सबसे सभी लोग परिचित हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही होता है कि भाई उसका जन्म कब हुआ था, उसके जनक कौन है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि जन्म की कहानी अगर आपको पता है उसके, आप लोग लिख सकते हैं, मतलब उसकी उत्पत्ति की कहानी मालूम है, जन्म इन द सेंस की उत्पत्ति की कहानी मालूम है, उसको एस्टेब्लिश करनी है कहानी, स्टोरी मालूम है, उसके बारे में कुछ जानकारी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको बिना लिखे डॉक्टर विक्रम साराभाई से स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो सबको पता है कि भाई विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए पढ़िए नेक्स्ट, कोई और पढ़े। देखिए सभी जितने 50 लोग हैं आप सामने आए और आप खुद मतलब जितना हो सके आप एक एक दो सेंटेंस आप लोग पढ़ें और समझें, पार्टिसिपेट करें, तभी आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। कथा सुनेंगे तो आई डोंट थिंक कि कितना आप गेन कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। चलिए इतना समय। डॉक्टर विक्रम साराभाई, often regarded as the father of the Indian space program, envisioned the space agency with a mission to harness space technology for national development. The successful launch of India's first satellite, Aryabhatta, in 1975 marked a significant milestone, laying the foundation for future space exploration. अब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या लिखा, कौन सी कमेटी गठित की गई थी, विक्रम साराभाई इसके जनक थे और इनका विजन क्या था, और 1975 में हमारे फर्स्ट जो है सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। ये सबको पता होना चाहिए और पता होगा, मैं इतना मतलब मान के चल रहा हूँ। और इसके साथ ही हमारा स्पेस भविष्य फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का शुभारंभ हो गया। ठीक है, अब ये बेसिक सी जानकारी है, सभी लोगों सबको पता है, और इन्हीं को अपने शब्दों में आपको बयां करके लिखने हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और शुरुआत में का इंट्रोडक्शन, ये सब का इंट्रोडक्शन का ही पार्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं स्पेस के बारे में, तो स्पेस है क्या चीज, इतिहास तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे स्पेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये है क्या चीज, यहाँ पे थोड़ी सी क्या तकनीक है, क्या इंडिया में कौन सा तकनीक यूज किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे से शुरू कर रहे हैं मेन बॉडी। चलिए कोई और पढ़िए। Satellite launch vehicles. One of the cornerstones of the space program is its indigenous satellite launch vehicles. The Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) and the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) have been instrumental in deploying satellites into various orbits, supporting communication, Earth observation, navigation, and scientific research.
ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम PSLV GSLV बस इतने एक सेंटेंस में क्या चीज यूज किया गया है, दो तीन चीज ही हैं, एक PSLV GSLV। कृपया आप लोग माइक को ऑफ कर दें, जब आप बोल रहे हैं माइक ऑन करें, उसके बाद फिर उसको ऑफ कर दें, बोलते समय ऑन करें उसके बाद ऑफ कर लें। चलिए, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि PSLV GSLV दो तकनीक के बारे में बात हो रही है, और उसके बारे में क्या बात हो रही है कि ऑर्बिट्स में इनके इस तकनीकी के सहारे, इस दो मेथड के सहारे, इस दो मेथड के माध्यम से हमने सैटेलाइट्स डिप्लॉय किए हैं वेरियस ऑर्बिट्स में। और उससे किस लिए? सपोर्टिंग कम्युनिकेशन के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, नेविगेशन के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इतनी जानकारी सबके पास है, कितना हमने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कोई पढ़े? कोई नहीं पढ़ेगा, चलिए। The PSLV in particular gained global recognition for its reliability, cost effectiveness, and successful deployment of foreign satellites. देखिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ही बताया था कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब वो महिलाओं के वो पूरी बनाने के विधि से आप लोग इसको कोरिलेट कर रही हैं। यहाँ पे मतलब किफायती होनी चाहिए, जो भी हम तकनीक हम यूज कर रहे हैं, या भारत का जो लक्ष्य रहा है हमेशा से, उनका जो मोटिव रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है कि भाई किफायती जरूर हो। जी सर। तो उस किफायती वर्ड को भी हमें लिख दिया है, मतलब मेंशन कर लिया अपने ऐसे में कि ग्लोबल रिकॉग्निशन, मतलब हमें वैश्विक स्तर पर हमें पहचान मिले, इसके मतलब रिलायबल हो, मतलब उस पर लोग भरोसा कर सकें, सस्ता हो, मतलब किफायत हो, और फॉरेन सैटेलाइट्स हमने क्या किया है, फॉरेन सैटेलाइट्स भी भेजे हैं। अब इससे क्या होगा, फॉरेन सैटेलाइट्स, एक वर्ड यहाँ पे आ गया फॉरेन सैटेलाइट्स। इस वर्ड से आपके पास दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम ग्लोबल रिलेशनशिप है, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन करके भी एक टॉपिक हम लिख सकते हैं आगे। एक वर्ड आ गया, बस आपके दिमाग में ये अपने आप मतलब एक आना चाहिए कि फॉरेन सैटेलाइट्स मतलब हमने दूसरे देशों की भी हमने सैटेलाइट्स भेजे हैं। तो एक टॉपिक हम लिख करके क्यों ना हम दो चार देशों का नाम लिख दें कि इस देश से के साथ हमारा संबंध है और उन देशों के हमने सैटेलाइट छोड़े। बस एक लाइन की बात है, लेकिन आपके पास एक टॉपिक हो जाएगा। अब हमने क्या क्या अचीव किया है, ये हो गया बेसिक जानकारी हो गई हमारे मेन बॉडी की फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, मंगलयान। अब मंगलयान के बारे में थोड़ी जानकारी आप सबके पास है, आप लोगों ने मूवी भी देख रखी है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ें। Mars Orbiter Mission Mangalyaan. जी। In 2013, India made history by becoming the first Asian nation to reach Martian orbit and the first in the world to do so on its maiden attempt. The Mars Orbiter Mission Mangalyaan showcased India's capability to undertake complex interplanetary missions and earned accolades for its cost effectiveness. Mangalyaan success bolstered India's reputation in its international space community and demonstrated ISRO's Competence. competence in deep space exploration. जी, हमने यहाँ पे क्या बात किया, मंगलयान के बारे में बात किया। तो मंगलयान के उस मिशन के बारे में, अगर चूंकि यहाँ पे देखिए इस ऐसे में आप लोग एक चीज जरूर ध्यान दीजिए कि इसमें फिगर एंड फैक्ट्स जो है, फिगर नहीं है, फैक्ट्स है, फिगर नहीं है। तथ्य जरूर है, इसमें आंकड़े नहीं है, आंकड़े बहुत कम है, मतलब नहीं इन द सेंस की कम है। हाँ मिल जाएगा, ये ऐसे आपको ग्रुप में मिल जाएगा। डेटा में तो परेशानी होती है सर। जी वही तो आपको मैं ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने एक ऐसे को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे उसका, वो डिपेंड करता है आपके प्रस्तुतिकरण पे, आपके प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने रखता है। अब यहाँ पे हमने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, देखिए बिल्कुल जो भी पढ़ेगा बोलेगा कि हाँ
कि हम एशिया के पहले ऐसा देश थे जिन्होंने 2013 में एक अपना मंगल ग्रह के इसमें ऑर्बिट में पहुंच बनाई, अपना मतलब अपना वहां पे अटेंडेंस, मतलब दाखिला बोल दीजिए, उन्होंने अटेंडेंस, हमने उपलब्धि अपनी दर्ज कराई वहां पे, उपस्थिति दर्ज कराई हमने। यह पहला देश है एशियन, मतलब पहला एशियन देश है भारत। उसके अलावा हमने क्या लिखा कि भाई इससे हमारा कैपेबिलिटी, मतलब इंटर प्लानेटरी, मतलब अंतर, ये जो दो प्लानेट के बीच इसका जो जर्नी है कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्या हमारी क्या ताकत है, कैपेबिलिटी, हमारी क्या क्षमता है, उसको हम कर दिखाया। सर, जहाँ पे यहाँ उपलब्धि स्थापित करने की बात हो रही है कि हमने एशिया में सबसे पहला स्थान हासिल किया है, तो सर वहाँ पे बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए चीन को बोल सकते हैं, क्योंकि हमने चाइना और रशिया से भी पहले मतलब ये कर दिखाया, बिल्कुल लिख क्योंकि सकते हैं। वहां पे शायद थोड़ा सा बात में और ज्यादा दम लगेगा। हाँ, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम नहीं, इसको चाइना और रशिया को पीछे छोड़ते हुए आप ऐसे वर्ड लिख दीजिए, तो ये शब्द भी रहेगा कि एशिया का पहला देश बने यस सर। मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला। तो उससे क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे फिर यहाँ अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिविंग द रशिया एंड चाइना बिहाइंड, बस एक वर्ड आप ऐड कर दीजिए, आपका जो है सेंटेंस फ्रेम हो गया। एक वर्ड लिखना है कि लिविंग एशिया एंड कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना बिहाइंड, बस खत्म। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है हमारा मतलब मूल मंत्र है भारत का, तो हम विकासशील देश हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को हमने 2-3 बार लिखने का प्रयास किया है, मतलब लिखा है यहाँ पे, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, हालांकि कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, एक बार हम मंगलयान के बारे में लिखते हैं, दूसरी बार हम जनरल टर्म में यूज किए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। और इससे फिर वही हमारा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जो है इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी में डेवलप हुआ। अब मंगलयान के बाद हमारा नेक्स्ट है चंद्रयान। अब चूंकि ये 2008 में था, तो हम चंद्रयान को पहले लिख सकते थे, पहले लिखना चाहिए था, और 2000 मार्च को ये मंगलयान को बाद में लिखना चाहिए क्रोनोलॉजिकल। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ये यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया है तो मतलब अलग अलग सीक्वेंस में, देखिए आपको एक्सप्लेन करते समय मैं खुद इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ कि नहीं, ये गलती हुई है। चंद्रयान को पहले लिखा जाए और मंगलयान को बाद में लिखा जाए, तो दैट वुड बी बेटर। लेकिन सर रीसेंट कंटेक्स्ट को देखते हुए चंद्रयान जब 3 की हमें बात करनी है, तो वो तो अब का मुद्दा है, तब हमें नहीं, कंक्लूड करते हुए यहाँ पे लिखना से सही नहीं है कि बात सही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने लिखा है। हाँ आप जो सर, बता मैं रही भी है वही उसी, बोल रही हूँ। हाँ उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2008 को, चूंकि यहाँ पे अगर 2008 की बात हो रही है, तो आप पहले लिख दीजिए, तो चंद्रयान 2008 से लेकर के अभी तक की जर्नी वहां पे लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिन नहीं। अब फिर अगर मंगलयान की बात हो रही है, तो मंगलयान को तो 13 में लिख सकते। कोई और पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ Yes, सर। sir. हाँ प्लीज। Chandrayaan missions, India's lunar exploration program. भैया आवाज Chandrayaan कट 1, रही है। launched in 2008, made significant contributions by discovering water molecules on the surface. Building on this success, आपका the आवाज lunar काफी South Pole region. सर मैं पढ़ूं सर? हाँ, कोई और पढ़िए। ठीक है, गुड सर अटेम्प्ट। Chandrayaan mission, India's lunar exploration program. Chandrayaan has been a testament to the country's commitment to scientific discovery. Chandrayaan 1, launched in 2008, made significant contributions by discovering water molecules on the lunar surface. Building on this success, Chandrayaan 2, launched in 2019, aimed to explore the lunar South Pole region, further advancing our understanding of the moon's geology and evolution.
एवोल्यूशन टाइप। तो यहाँ पे हम और भी ऐड कर सकते थे, लेकिन वही है, सब सीमा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा कुछ चीजें जो हम कर्टल करना पड़ा। एनीवे, आप मतलब आपके पास जो भी शब्द हैं हाँ सर, वो उन चंद्रयान सभी 3 का तो शब्दों इसमें को आप जिक्र यहाँ पे ही समाहित नहीं कर आया, सकते 2 तक ही खत्म कर दिया है। हैं। जी 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 हाँ, तो आप 3 की अभी लेटेस्ट जो है उसको भी यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं। चलिए, अब इसमें एक और टॉपिक है आपके मेन बॉडी पे। अब हम अभी मेन बॉडी पे ही चल रहे हैं। नाविक मतलब written and unwritten. Written constitution, a written constitution is one whose provisions have been condited systematic arrangement of provisions into a single legal document. A written constitution is an enacted मनीष जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। single body the सर वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। वही मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैं भी दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ कि भाई मैंने कहाँ पे स्पेस में संविधान। वही मैं भी दिमाग पे जोर डाल रहा था कि कहाँ। सर मैं फिर से पढ़ता हूँ, वो बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी सर। एक मिनट, हम कंफ्यूज हो गए कि भाई हम सॉरी सर, वो बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी सर। मैं पढ़ता हूँ। India's regional navigation satellite system, the navigation with Indian constellation NAVIC, is India's independent regional satellite navigation system, providing accurate positioning information over India and the surrounding region. NAVIC enhances navigation capabilities for various sectors, including transportation, agriculture, and disaster management, contributing to national development. देखिए, नाविक शब्द जो है वो सेलर या बोट जो यूज करते हैं उससे लिया गया है। उनका मतलब क्या होता है? नाविक एक नाव को समुद्र में ड्राइव करता है, राइड करता है, जो भी मतलब आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो राइड करता है नाव, उसको दिशा दिखाता है और उसको चलाता है समुद्र में, जहाँ पे कोई दिशा नहीं है, जहाँ पे कुछ पता नहीं है कि किधर रास्ता है, और फिर उस दिशाहीन स्थिति में एक दिशा दिखाता है और नाव को, और फिर वो अपने गंतव्य स्थान पे लेके जाता है। तो उसी नाविक से ये वर्ड जो है लिया गया है, नाविक हिंदी का। और यहाँ पे नाविक का इंग्लिश का क्या मतलब है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारामंडल। ठीक है, तो तारामंडल के सेंस में है ये कॉन्स्टेलेशन। तो तारामंडल से ये वर्ड लिया गया है। और उसके बारे में क्या क्या, उस अचीवमेंट क्या क्या है? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग से जीपीएस भी इसी से रिलेवेंट है, इसी का पार्ट है। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंडिया, मतलब वही जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। एंड द सराउंडिंग रीजन, इंडिया एंड द सराउंडिंग, मतलब भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके बाद आसपास में कंट्रीज की बात हो रही है, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज। नाविक इनहेंसेस हमारे जो कैपेबिलिटीज है वेरियस सेक्टर्स में। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जिसमें भी हमारा पोजीशन से रेलिवेंट है, जिसमें डायरेक्शन से रेलिवेंट है, वो सब चीजों को यहाँ पे लिख देना है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जानकारी नहीं भी है तब भी आप लिख सकते हैं। पोजिशनिंग सिस्टम हो गई, तो पोजिशनिंग यहाँ पे मरीन भी वर्ड लिख सकते हैं हमारा, इंटरनेशनल मरीन या डोमेस्टिक मरीन। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, और इस हिसाब से टोटल हमारा इंडिया डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इससे हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। अब यहाँ पे हम बोलिए सर, ये नाविक के आने से पहले जब हम यूएस के सैटेलाइट पे डिपेंडेंट थे, तो ऐसा होता था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम रियल टाइम इंफॉर्मेशन ना मिलने के कारण कई सारे कोस्टल रीजन में खासकर स्टॉर्म वगैरह से बहुत सारे लॉसेस होते थे। तो नाविक आने से सर इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिल्कुल हुआ। अब ये जानकारी आपके पास है, फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा हो रहा है।
तो उससे क्या होगा कि आपका रेलिवेंसी जो है, जो इसका इंपॉर्टेंस है, वो आप उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। चलिए, अब मैं बात कर रहा था कि फॉरेन सैटेलाइट्स वर्ड एक आया था, तो फॉरेन सैटेलाइट वर्ड से हमारे पास एक और टॉपिक मिल गया, क्या? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और ये टॉपिक काफी इफेक्टिव भी है, काफी इसका इम्पैक्ट भी है। चलिए, कोई और पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल collaboration. India actively engages in international collaboration, fostering partnerships with space agencies worldwide. Notable collaboration include joint missions with NASA, ESA, the European Space Agency, and other space organizations, facilitating knowledge exchange, technology transfer, and collaborative exploration. अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड क्या मिला था? एक ही वर्ड मिला था, फॉरेन सैटेलाइट्स। और फॉरेन सैटेलाइट्स से अगर हमारे पास बहुत सारे आंकड़े नहीं है, हमारे पास दिमाग में बहुत सारे देश का नाम नहीं याद है, लेकिन हम नासा तो सबको याद है, ये यूरोपियन के अपना रशिया के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ, तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ। तो अब कंट्रीज का नाम नहीं याद आ रहा है, मत लिखिए, दो संस्था का नाम लिख दिया हमने, नासा और ESA एंड अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और उस प्रकार हमारा जो ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो सब हेडिंग है, उसके अंतर्गत हमारे पास 4-5 लाइन मिल गए लिखने के लिए। और हमने ये भी मेंशन कर दिया नोटेबल कोलैबोरेशन, मतलब जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन हैं उनको लिख दिया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि और भी कोलैबोरेशन हो सकते हैं जिसको हमने यहाँ पे दर्शाया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकते हैं, है नहीं है, डोंट नो, हमें पता नहीं है, लेकिन या फिर मतलब हम बताना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये जरूर है लिख दिया हम नोटेबल कोलैबोरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारे महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन रहे हैं। और किस लिए रहे हैं, क्या क्या चीजें उससे हमें प्राप्त हुई है? तो फैसिलिटिंग नॉलेज एक्सचेंज, हमारे मतलब नॉलेज हम एक्सचेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गए हैं, और कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन। अब इसके अलावा फिर और क्या है आपके पास? और भी कुछ टॉपिक दिमाग में नहीं आ रहा है? एप्लीकेशन फॉर इंडियन डेवलपमेंट। अब ये जो है इंडियन डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है ना, ये तो आप लोग एकदम सेट कर लीजिए कि चाहे सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड कोई टॉपिक हो या डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब इंडियन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक में आप ये वर्ड जो है, ये सब हेडिंग आप जरूर मतलब लिख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट या कंट्रीब्यूशन इन नेशनल डेवलपमेंट। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो टॉपिक है, उस टॉपिक के हिसाब से कौन सा वर्ड सुटेबल है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, एप्लीकेशन है, आप लिख करके, और राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार से मददगार है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें क्या क्या उपलब्धियां हैं इससे, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या है। तो वेदर फोरकास्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि हमें सही इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से क्या क्या उसका नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर हमने अचीवमेंट में दिखाया, तो अचीवमेंट में हमें उसको मेंशन करने का प्रयास किया था। वेदर फोरकास्टिंग हो गया, वेदर फोरकास्टिंग अभी फॉर एग्जांपल हम चेन्नई की बात करें, तमिलनाडु के चेन्नई की अगर बात करें, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2015 में जो इसके पहले साइक्लोन आया था, उसमें इससे कम पानी मतलब हुई थी, इससे कम बारिश हुई थी। तो जितना इंच बोलते हैं कि इतना मिलीमीटर या इतना इंच बारिश हुई थी, तो अभी 2023 की अपेक्षा कम हुई थी, लेकिन नुकसान उस समय ज्यादा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय हमें पता ही नहीं चला था कि साइक्लोन होने वाला, और उस समय बहुत तबाही हुई थी। इस बार हमें पता था, तो गवर्नमेंट, सरकारी एजेंसियां, लोग बहुत सारे अवेयर हुए, और अवेयर हो करके मतलब जो भी है नुकसान इस बार कम हुआ। तो कहीं ना कहीं तकनीकी बढ़ गई, उस लेवल पे राइट, लोगों ने डेवलप जी किया। और बिल्कुल। सर तो ये जहाँ एप्लीकेशन वाला बात है सर, मैं वहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे कि इसमें मोटा मोटा मेंशन भी किया हुआ है सर, जो ये नेशनल लेवल पे जितनी भी रिपोर्ट्स बनती हैं जो कि जियोलॉजिकल लेवल पे डेवलप की जाती हैं, जैसे वन स्थिति या फिर इस तरह की जल भूमिगत तो नहीं, भूमिगत वाला मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जो ये रामसर साइट्स वगैरह हैं, इन सब का जल का स्तर का भी सैटेलाइट चित्रण से ही पता किया जाता है, और फिर कंपैरिजन किया जाता है, उसी हिसाब से डेटा दिया कि कितनी बढ़ोतरी हुई है या कितना घटा है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है। जरूरत है।
तो हमें मतलब इसमें प्लानिंग और एक्सिक्यूशन के लिए भी काफी हेल्पफुल हो रहा है ये। अच्छा, और क्या चीजें हैं यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग के अलावा? एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, डिसास्टर मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन एंड रूरल कनेक्टिविटी। ग्रामीण स्तर पे हमें मतलब कनेक्ट होने की ज्यादा जरूरत है। पहले के तुलना में बहुत सारी चीजें थी जो कि हम ग्रामीण स्तर तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे, आज के डेट में हम पहुंच पा रहे हैं। These applications have positively impacted various sectors, improving the quality for life for millions. और इस प्रकार से आपका ये मेन बॉडी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब जब कंक्लूजन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे पैराग्राफ चेंज कीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए और फिर आपको जो भी दिमाग में है और जो शब्द है रेलिवेंट, फिर यहाँ पे जो दिमाग में है और जो रेलिवेंट है उन फैक्ट्स को यहाँ पे लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है, बस इतना ही सा है, तो कोई भी सज्जन पढ़िए। India's space program has evolved from its humble beginnings to achieve remarkable feats, showcasing the nation's scientific and technological prowess. With a commitment to peaceful exploration and the application of space technology for societal benefit, ISRO continues to push the boundaries of space science, inspiring future generation and establishing India as a prominent player in the global space arena. As India looks towards the future, its space program remains a beacon of innovation, progress, and international collaboration. अभी आप लोग इससे ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स जो हैं, आप एक और ट्रिक में बता रहा हूँ, कुछ वर्ड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपीट होते हुए, इसी ऐसे में कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो वर्ड्स जिसके बारे में हमने ऊपर लिखा है उसी को मीनिंग दोनों का अलग अलग है, वहां पे जो लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उन शब्दों को हम यहाँ पे फिट कर दिए हैं सो दैट कि हमारा जो कंक्लूजन हो काफी इफेक्टिव हो, इम्पैक्ट उसका ठीक ठाक हो, जो भी पढ़े उनको लगे कि यस इसे का इम्पैक्ट जो है बढ़िया है। और यहाँ पे एक और चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि ये ऐसे जो है आपको जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो एक आंसर कॉपी जो होता है एग्जाम आंसर शीट्स, आंसर शीट्स में जिस प्रकार आपको लिखने होते हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं कि शब्दों को गिनने बैठ जाते हैं, यहाँ पे कितने शब्द हैं। अब यहाँ पे देखिए किसी भी एक लाइन में सेंटेंस काउंट कीजिए कितना है, लगभग 5 से 6 है। एवरेज तो 6 होगा सर। हाँ, मतलब 5 to 6 है, ऑन एन एवरेज 5 to 6 है, मतलब 6 मान के चलिए। अगर 2-4 में ऐसे ही नजर सरसरी निगाहों से जस्ट आप नजर दौड़ाएंगे पैराग्राफ पे तो आपको पता चल जाएगा कि सब में लगभग 5 से 6 वर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है, शब्द काउंट करने हैं। जस्ट आप कितने लाइन लिखे हैं, 20 लाइन लिखे हैं, 40 लाइन लिखे हैं, 50 लाइन लिखे हैं, उतना भी जरूरत नहीं है। आप एक पेज में, आपको पता है कि हाँ एक पेज में अगर 20 लाइनें हैं या 22 लाइनें हैं, 25 लाइनें हैं, मोर और लेस इतना ही होता है। अब एक काउंट कर लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक पेज पे आपने कितने शब्द लिखे हैं और कितना पेज लिखा है आपने। तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ लगभग हमारा 450 शब्द हो गया या 520 शब्द हो गया, 480 शब्द हो गया। अब आप उसको, ऐसा जरूरत नहीं है कि 480 आप शब्द लिख दिए तो जबरदस्ती कुछ टॉपिक दिमाग में लाएं और आप उसको लिखना शुरू करें और उसको 550 और 600 तक लेके जाएं। नहीं, 480 तक आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे सारे शब्द, मतलब जो भी आपके दिमाग में है और जो भी तथ्य हैं यहाँ पे समाहित हैं, आप अच्छा से प्रस्तुत कर लिए हैं, तो आप वहां पे विराम दीजिए, आपका ऐसे समाप्त। और ये जो ऐसे जो जितने इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है 5 पेज का ये है, अब 5 पेज चूंकि टाइप किया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन 5 पेज का है तो ये 552 शब्द में है, 552 वर्ड्स में है टोटल। ये जो वर्ड्स हैं 552 वर्ड्स हैं। जो पीडीएफ है, पीडीएफ में तो काउंट नहीं होता। ये 552 वर्ड्स के ऐसे हैं। और इस ऐसे में आप लोग नोटिस कर पाए होंगे, आप खुद, आप क्योंकि हमारी इस जर्नी में आप लोग साथ में हैं,
आप समझ पा रहे होंगे कि लगभग जो जो इंफॉर्मेशन हमें इसमें लिखने चाहिए थे और लिख सकते थे, सारे इंफॉर्मेशन हमने इसमें समाहित कर दिए। जी सर। तो इस प्रकार और आप बताइए, आप में से किसी के कुछ प्रश्न हैं? सेशन समझ में आया? और एक हिंदी का भी करा दिए सर। 9:30 हो गया सर जी। जी सर, लेकिन अब सर लास्ट में फिर मजा आ रहा है। ऐसे के लास्ट में सर फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ अगर कंप्लीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे अभी बिल्कुल। वीनस को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, सन को, और भी बहुत कुछ। अभी मोदी जी जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था, फिर एस्ट्रोनॉट भेजने की बात हो रही है, तो वो सब भी अगर डाल के कंक्लूड कर दें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी लास्ट में आपको शब्द संख्या भी मैंने बताया कि शब्द संख्या कितनी है, 552। शब्द सीमा कितना है, 550। तो आप अब इन शब्दों को आप अगर समाहित करना चाहती हैं तो किन शब्दों को आपको छोड़ना पड़ेगा, किन किन चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। अब ये क्या है कि हम कैलकुलेट करके तो लिखते नहीं है, हम एक प्लानिंग कर लिए कि क्या क्या चीजें हमें लिखने हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लोगों को ये बताया। आप जो बात बता रही हैं बिल्कुल फैक्ट्स है, और उस फैक्ट्स को आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब कंफ्यूजन वाली तो बात ही नहीं है, आप बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है शब्द सीमा का लिखते समय। तो जब आप प्लानिंग कर रही है ना, जब आउटलाइन लिख रही हैं, जैसे मैं बताया कि आप रफ पेपर पे जो रफ स्पेस दिया गया है रफ वर्क के लिए, तो वहां पे आप कुछ पॉइंट्स लिखें, कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखें, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपको इन्वॉल्व आई मीन मेंशन करने हैं आपके ऐसे में। उस समय आपके दिमाग में डेवलप हो जाएंगे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डेवलप होंगे। उनको जब आप लिख रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीजों को कहाँ पे हमें इन्वॉल्व करना है, कहाँ कहाँ पे मेंशन करना है। और जब आप एक पेज लिख लिए दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आपकी लिमिटेशन जो है आप धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आपके पास कितनी स्कोप है और कितने आपके पास क्या आइडियाज हैं, कितनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भी है, यू नो बेटर अबाउट यू। सर आई एम गोइंग टू टेल यू अ सिंगल लाइन। क्या इस लाइन को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आगे और कुछ लिख देना चाहिए था, जैसे है कि दीज फ्यूचर मिशंस विल फर्दर सीमेंट इंडियाज पोजीशन एज अ की प्लेयर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टेक्नोलॉजी। सर ये अधूरा नहीं लग रहा है ना? आई डोंट थिंक, मुझे तो अधूरा बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल मीनिंगफुल लग रहा है। और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, एकदम परफेक्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट है, नो डाउट एट ऑल। एक्सीलेंट, मेरे शब्दों में अगर बोला जाए तो एक्सीलेंट है। थैंक यू सर। और मुझे लगा कहीं और छूटा हुआ सा ना नहीं नहीं लगे। नहीं, आप देखिए, आप खुद पढ़िएगा ना, 1 से 2 बार पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाए कि आप जो लिख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं और जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक्चुअली वो सर प्रश्न नहीं है सर, एक रिक्वेस्ट है सर। सर थोड़ा क्लास का